अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने वाले जो एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो पहला एडिटोरियल है वो ओमान टेरर अटैक के टाइटल से डॉन न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुआ है। और ये एडिटोरियल लिखा गया अभी रिसेंटली, जो ओमान के अंदर एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और उसमें सेक्टेरियन वायलेंस को फैलाने की कोशिश की गई है, उस पर्सपेक्टिव में इसको लिखा गया है। मंडे वाले दिन जो है वो ओमान के अंदर, ओमान टिपिकली एक पीसफुल कंट्री कंसिडर होता है, वहाँ पर आईएस इस्लामिक स्टेट एक जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने एक मस्जिद के अंदर जहाँ पर लोग मुहर्रम के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया, जिसके नतीजे में 6 लोगों की जो है वो जान चली गई और उनमें से 4 लोग जो है वो पाकिस्तानी थे। अब अगर आप ओमान की सूरत हाल को समझे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमान जो है वो एक पीसफुल कंट्री है, रिलीजियसली टॉलरेंट कंट्री है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो इबादी स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो बिलोंग करते हैं। वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इबादी स्कूल ऑफ थॉट क्या है। और लेकिन वहाँ पर शिया और सुन्नी कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, और ये बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े प्यार मोहब्बत से पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। ओमान जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक पीसफुल कंट्री है, रिलीजियसली टॉलरेंट कंट्री है, तो ये न्यूट्रल ग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर डिप्लोमेसी। स्पेशली ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो जितनी भी रीजनल टेंशन्स होती हैं, उनके जो मीटिंग्स होती हैं या उनके मामलात होते हैं, वो ज़्यादातर यहीं पर ही देखे जाते हैं, ओमान के अंदर। अब ये अटैक सिग्निफिकेंट क्यों है? देखें, ये अटैक जो है वो एक कोशिश है ओमान के अंदर शिया सुन्नी या इबादी स्कूल ऑफ थॉट के लोगों के साथ वायलेंस या सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए। और ओमान में इस तरह के पहले वाकयात कभी नहीं हुए। तो ये एक इस्लामिक स्टेट की तरफ से जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, कोशिश की जा रही है कि ओमान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट किया, सेक्टेरियन टेररिज्म को प्रमोट किया जाए। दूसरा, इसका रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा। यमन के अंदर, जो कि बिल्कुल ओमान के साथ है, वहां पर आईएस की जो है वो स्ट्रांग प्रेजेंस है। तो इसका मतलब ये भी है कि आईएस कोशिश कर रही है कि वो अपने पांव दूसरे कंट्रीज तक फैलाए, लाइक ओमान, ताकि उनको डिस्टेबलाइज किया जा सके। अब आईएस, इसकी ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है। आईएस जो है वो रिसेंटली उन्होंने रशिया के अंदर और ईरान के अंदर अटैक्स किए, जिसमें इंडिकेट किया जा रहा है कि वो सॉफ्टर और लेस फोर्टिफाइड प्लेसेस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी विजिबिलिटी को मेंटेन कर सकें, लोगों की नज़रों में रहें, दुनिया की नज़रों में रहें। वो होता है ना कि हर किसी को मार्केटिंग करने का शौक होता है, तो ये टेररिस्ट की मार्केटिंग का तरीकाकार है कि वो उन जगहों पर जहां पर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, वहां पर उन ममालिक में जहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते, वहां पर टेररिस्ट अटैक करके थोड़े से जो है लाइमलाइट में आ जाते हैं और नए लोगों को भी रिक्रूट करना चाहते हैं। तो ये एक इनकी जो है वो स्ट्रेटजी है। दूसरी, ये ट्रांसनेशनल थ्रेट है। मतलब आईएस जो है वो एक मुल्क के लिए खतरा नहीं, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज के लिए खतरा है। जैसे कि ये यमन से ओमान की तरफ जा रहे हैं, फिर वहां से ही दूसरे ममालिक की तरफ भी जो है वो जाएंगे। तो तमाम ममालिक को जो है वो इनके खिलाफ विजिलेंट होना पड़ेगा और कॉपरेशन जो है वो उसको प्रमोट करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में इसके लिए क्या कंसर्न है? पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जिसमें हमारे सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो शिया सुन्नी फसादात, मुस्लिम नॉन मुस्लिम फसादात होते रहे हैं। तो हमारा मुल्क इस तरह की एक्टिविटीज से, इस तरह के वायलेंस, इस तरह के, खुदा न खास्ता को टेररिस्ट अटैक होता है, तो हमारे मुल्क में ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाए। इवन आईएस के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ये जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में जो है वो इनकी जो है वो प्रेजेंस है, और ये आईएस की एक ब्रांच है और कंटिन्यूसली पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। तो पाकिस्तान को भी इनसे मोहतात रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो वायलेंस, सेक्टेरियन वायलेंस के जरासीम है, ये पाकिस्तान में भी फैला सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है कि जो अटैक हुआ है ओमान के अंदर, ये हमें बताता है कि आईएस आल दो इराक और सीरिया के अंदर वीक हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसका थ्रेट खत्म नहीं हुआ। और ये दुनिया के तमाम ममालिक को इस बात को बावर कराता है कि आप अलर्ट रहें, होशियार रहें और आपस में कोऑपरेट करें, ताकि आईएस के जो इस फितने को जो है वो, या इस खतरे से जो है वो लड़ा जा सके। तो ये बेटा बात की है इस एडिटोरियल ने। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आईएस के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली या इस साल या पिछले साल कौन कौन से जो है वो अटैक किए हैं, और किस रीजन्स में किए हैं, किन इलाकों में किए हैं पाकिस्तान के। तो ये आपने कमेंट सेक्शंस में बताना है।
अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अर्बन फ्लडिंग के नाम से है। और इसमें जैसे नाम ही बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड से जो है वो फ्लड से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली ये एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस साल हैवी मूनसून रेन्स के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जो जिससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान में हैवी अर्बन फ्लडिंग को पर्टिकुलरली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने जो है वो इसके लिए बाकायदा से वार्निंग भी इशू कर दी है और शहर में रहने वालों को जो है वो बता दिया है कि उनके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पिछली कुछ दहाइयों से ये फ्लड्स के मसले जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसकी वजह जो है वो आपकी इंटेंस रेनफॉल जो है वो कंसिडर की जाती है। और इन फ्लड्स के नतीजे में बहुत सारा जानी और माली नुकसान होता है। और उसकी वजह यही है कि हम लोग इसके लिए फ्लड्स के लिए जो है वो फुली इक्विप्ड नहीं है, या फ्लड्स को से होने वाले नुकसानात को रोकने के लिए हम फुली तौर पे जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। अब ये फ्लडिंग हो क्यों रही है? जैसे बहुत सारे मामला हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, उसी का ही ये एक बाय प्रोडक्ट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो आपके जो है वो फ्लड्स फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे लिए जो है वो ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, यानी कि तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, शहरों की आबादी इंक्रीज हो रही है, बट कोई किसी प्लानिंग के तहत नहीं हो रही, बेतुके तरीके से जो है वो ये मामला हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आपके जो है वो फ्लड्स या फ्लड से होने वाले नुकसान है उसमें इजाफा हो रहा है। अब अगर इस इशू से हमने लड़ना है तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो आपको बेटर अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस एक्सट्रीम वेदर जो है वो इससे लड़ सकें। और उसमें करना क्या होगा, हमें एक तो अब हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हैवी रेन्स और फ्लड से हमें बचा सकते हैं, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ को नए सिरे से या नया बनाना पड़ेगा। इसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, उसको जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें जो है वो एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा रेन वाटर जो है उनको जो है वो स्टोर करने के लिए जो है वो अपने वाटर रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, उसको जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हमारे ड्रेनेज सिस्टम में किसी किस्म की ब्लॉकेजेस ना हो और फ्लड्स का पानी जो है वो उनसे जो है वो निकल सके। इसी तरह हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्रूव जो है वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी जो हमारी अप्रोच है ये है रिएक्टिव अप्रोच, इसे आप फायर फाइटिंग अप्रोच भी कह सकते हैं, कि आग लगी है तो उसको बुझाना है, रादर देन आग लगने से पहले ही वो इकदाम कर लिए जाएं कि आग ही ना लगे। तो हमारी अभी जो है वो फायर फाइटिंग अप्रोच है, या जिसे आप रिएक्टिव अप्रोच कह सकते हैं। तो हमें इस तरह की अप्रोच नहीं अपनानी। हमें अगर पाकिस्तान को और अपने मुल्क को जो है वो फ्यूचर में फ्लड्स के खतरात और फ्लड्स के जानी और माली नुकसानात से बचाना, तो हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। और प्रोएक्टिव अप्रोच यही है कि हमें जो है वो अपनी बेटर अर्बन प्लानिंग करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा, लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो है वो बेहतर बनाना होगा, वाटर रेजरवायर्स बनाने होंगे, ताकि हम इन फ्लड्स के जो है वो खतरात को कम से कम कर सकें और अपने जानी और माली नुकसान को जो है वो बचा सकें।